हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं मेटलर्जी का सबसे लास्ट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि लास्ट ज़रूर है पर लीस्ट नहीं है। और चाहे वो मेंस लेवल हो या नीट लेवल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछे हुए हैं। इसीलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन। तो अब हम आते हैं इसके ओर में, कहाँ से एल्यूमिनियम मिल सकता है। इसके मेन बता देता हूँ मैं आपको। बॉक्साइट Al2O3 डॉट 2H2O। सेकेंड इज कोरेंडम, दैट इज Al2O3 एंड क्रायोलाइट Na3Al(F6). इसके अलावा आपको ये बाकी दिख रहे होंगे। तो ये है आपका ओर। इसमें से मेन ओर है बॉक्साइट, जिसे ऑस्ट्रेलिया या चाइना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसीलिए जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें एल्युमिनियम की कुछ खास बात है। एल्युमिनियम में क्या खास बात है कि जितना भी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का 8% एल्युमिनियम से फॉर्म्ड होता है। अर्थ क्रस्ट का 8% एल्युमिनियम बनाता है। सेकंड मेन बात क्या है एल्युमिनियम की, ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। यानी कि दो और एलिमेंट हैं जो इससे ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन तीसरे नंबर में एल्युमिनियम आता है। और अगर हम मेटल के रिस्पेक्ट में देखें तो दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल, यानी सबसे ज़्यादा मेटल एल्युमिनियम है अर्थ क्रस्ट में। और एलिमेंट के टर्म्स में इसकी पोजीशन है थर्ड। तो अब आते हैं हम इसके फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, सबसे पहले इम्प्योर बॉक्साइट लिया। इम्प्योर बॉक्साइट को हमने फिर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करवानी है, उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने किया इसे पाउडर बॉक्साइट। पाउडर बॉक्साइट में हम लीचिंग करते हैं। लीचिंग के लिए हम इम्प्योरिटी के बेस पे हमने इसके 3 मेथड्स, यानी 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने इस पे सर्च किया है और अलग अलग तरीके से एल्युमिनियम को निकाला है बॉक्साइट से। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट। कौन से हैं? फर्स्ट वन इज बेयर मेथड। इसमें जो मेन इम्प्योरिटी है दैट इज फेरिक ऑक्साइड। बोरा फेंको, ये इसको शॉर्टकट याद करने का। इसके अलावा TiO2 एंड SiO2 भी है, और इसमें रेड बॉक्साइट यूज़ करते हैं। हॉल मेथड, इसमें इम्प्योरिटी, दोनों इम्प्योरिटी है, फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिका की इम्प्योरिटी है। रेड बॉक्साइड यूज़ किया जाता है। और सरपैक मेथड जिसमें भी सिलिका यूज़ होती है। तो यहाँ पे भी वाइट बॉक्साइड को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कैल्सिनेशन प्रोसेस। आपने पता है हीटिंग करते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर। फिर हम रिडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्योंकि एल्युमिनियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है हॉल हेराल्ड प्रोसेस। फिर हम लास्ट में उसकी रिफाइनिंग करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या रिएक्टिव एलिमेंट है। और हूप्स प्रोसेस इसको दूसरा नाम है इसका। और हमें 99.99% प्योर एल्युमिनियम मिलता है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप इज बेयर्स मेथड में हम पहला है रेड बॉक्साइट यूज़ करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इसका कलर रेड होता है। और क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। उसमें चार्ज ट्रांसफ़र फिनोमिना होता है, और इसकी वजह से
बॉक्साइट का कलर रेड हो जाता है। तो इसमें मेन इम्प्योरिटी है फेरिक ऑक्साइड, और इसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड सिलिका माइनर इम्प्योरिटी है। अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रोस्टिंग करते हैं। इसे क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि जो फेरिक ऑक्साइड अगर कोई इम्प्योरिटी है इसमें, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, फेरस ऑक्साइड की इम्प्योरिटी कन्वर्ट होगी फेरिक में। क्यों? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड इनसॉल्युबल होता है NaOH के साथ। हम यहाँ पे सॉल्वेंट NaOH लेते हैं, तो ये इसके साथ मिक्स नहीं करता, इसीलिए। इसके अलावा जो मॉइस्चर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस या सल्फर की इम्प्योरिटी इससे रिमूव हो जाती है, हमने डिस्कस किया था पहले ही। अब इसके 3 स्टेप है। तो बेयर्स मेथड के 3 स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट, जो रोस्टेड ऑक्साइड होता है उसे हम मिक्स करते हैं एक्वस 40 to 45% एक्वस NaOH के साथ 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 8 atm प्रेशर पे, जिससे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि एल्युमिनिया इसके साथ मिक्स करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जबकि इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल होती है। एक इम्प्योरिटी होती है जो सॉल्युबल है, दैट इज सिलिका। इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये बॉक्साइड है, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlOH का होल 4, या इससे हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कहते हैं NaAlO2। फिल्टर करेंगे तो ये इम्प्योरिटी बाहर हो जाएगी, फिल्ट्रेट को हम यूज़ करेंगे। सिलिका NaOH के साथ कंबाइंड होके Na2SiO3 बनाता है, जो सॉल्युबल होता है और फिल्ट्रेट में रहेगा। स्टेप सेकंड हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं या फिर न्यूट्रलाइज करेंगे CO2 के साथ। CO2 क्योंकि एसिडिक गैस होती है और ये बेसिक बनता है, तो इससे न्यूट्रलाइजेशन होती है। दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं। तो जैसे हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में हाइड्रोलाइसिस करेंगे CO2 गैस के साथ, तो हमें PPT मिलता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ये PPT है, बॉटम में चले जाएगा NaOH के साथ। इस तरीके से भी दिखाया गया है कई बुक में, NaAlO2 प्लस H2O, Al2O3.XH2O और NaOH। तो इस तरीके से अब क्या होता है, ये बॉटम में चले गया और जो फिल्ट्रेट हमारे पास इम्प्योरिटी थी सिलिका की Na2SiO3, वो सॉल्यूशन में रहेगी। फिर हम फिल्टर करेंगे तो हमें क्या होगा, ये इम्प्योरिटी भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब हमें मिलेगा ये AlOH का होल थ्राइस। अब हम उसका कैल्सिनेशन करेंगे 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग करेंगे कैल्सिनेशन। जैसे हम इसका जो AlOH का होल थ्राइस है, इसका हम हीटिंग करेंगे 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें प्योर एल्युमिनियम मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल जो इसमें मॉइस्चर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका बेयर्स मेथड, बेयर्स ने दिया था। सेकंड इज हॉल प्रोसेस। हॉल प्रोसेस जो है ये भी रेड बॉक्साइड के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होती है मेन, वो फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ सिलिका की भी मेन इम्प्योरिटी होती है, तो हम हॉल प्रोसेस यूज़ करते हैं। अदर में TiO2 इम्प्योरिटी होती है। यहाँ पे हम सॉलिड Na2CO3 को यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन सॉलिड स्टेट में होता है। इसकी भी 3 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो रेड बॉक्साइड होता है उसको हम फ्यूज्ड करते हैं या हीट करते हैं सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो हमने क्या किया, Al2O3 को हीट किया, फ्यूज्ड किया सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा, हमें सॉल्युबल मिलेगा Na, यही सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और CO2 गैस रिलीज होगी। हमें पता है जब भी हम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो CO2 गैस रिलीज होती है। अब क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी होती है वो इनसॉल्युबल होगी। कौन कौन सी इम्प्योरिटी है इसमें,
सिलिका की वो कंबाइंड होगी Na2CO3 के साथ जो हमने यूज़ किया था, और ये बनाती है Na2SiO3, और इसमें भी CO2 गैस रिलीज होगी। फेरिक ऑक्साइड भी Na2CO3 के साथ कंबाइंड होगा और ये बनाता है NaFeO2। ये बॉटम में चले जाएगा, CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। दिस इज इनसॉल्युबल। अब रेसिड्यू में हमारे पास हो गया सिलिका और फेरिक ऑक्साइड, और फिल्ट्रेट में हो गया हमारे पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। एक्चुअल में हम यहाँ पे CaO को भी यूज़ करते हैं या CaCO3 को भी यूज़ करते हैं, तो ये सिलिका के साथ कंबाइंड होके CaSiO3 बना लेता है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाता है। तो जो हम इसमें थोड़ी सी अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में हम CaCO3 को भी यूज़ करते हैं, वेरी लिटिल अमाउंट में। क्यों करते हैं? सिलिका की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। फिर सेकंड और थर्ड स्टेप सेम है जैसा भी हमने किया था। बेयर्स मेथड में हमने CO2 गैस पास की या फिर उससे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें मिलता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि PPT फॉर्म में होता है, और Na2CO3 जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट होता है। और रेसिड्यू में हमारे पास आ गया AlOH का होल थ्राइस, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। PPT हो गया। फिर हम फिल्टर करेंगे और जो PPT है उसे हीटिंग करेंगे 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें प्योर एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड होता है। दिस इज द मेथड टू ऑब्टेन प्योर एल्युमिनियम। तो 3 मेथड है, लेकिन हम लीचिंग के लिए केवल बेयर्स मेथड को ही यूज करते हैं। थर्ड मेथड आता है इसमें सरपेक मेथड। सरपेक मेथड वाइट बॉक्साइड यूज करते हैं क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी नहीं होती है, इसीलिए इसमें मेन इम्प्योरिटी सिलिका। अदर में आते हैं फेरिक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन है कि जो बॉक्साइड होता है उसमें हम कोक को मिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ, और टेम्परेचर होता है 1800 टू 2000 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं। तो ये चेंज हो जाता है अमोनियम नाइट्राइट में, एल्युमिनियम नाइट्राइट में ALN, और CO गैस यहाँ से रिलीज होती है। इसके अलावा जो इसमें सिलिका इम्प्योरिटी है वो इस कोक के साथ बर्न हो जाती है, और सिलिका भी वेपर्स के फॉर्म में निकल जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी वेपर्स के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अबव 2000 होता है या इसका, लेकिन ये कम बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से सिलिका वेपर्स फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास आया ALN, इसका हम स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर सेम बनता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो हमारे पास अब बचा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब सेम स्टेप है, तीसरी कैल्सिनेशन करते हैं हम 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें प्योर एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड होती है। तो ये स्टेप आपका था एल्युमिनियम के लिए। यहाँ तक हमने प्योर एल्युमिनियम ऑब्टेन किया। अब नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। तो हम रिडक्शन करने के लिए लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसको हम नाम से जानते हैं हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? ये 1886 में अमेरिकन केमिस्ट थे चार्ल्स मार्टिन हॉल, और दूसरा साइंटिस्ट था पॉल हेरोल्ड्स। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली सेम एक्सपेरिमेंट किया था, और अमेरिका में पहली बार एल्युमिनियम का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया था इस मेथड से। तो यानी अमेरिका से ही ये जो टेक्निक है वो डेवलप हुई है। तो इसमें उन्होंने देखा, जो हॉल था या हेरोल्ड था, इन्होंने 2 प्रॉब्लम फेस करी। पहली प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम ये थी
कि जो एल्युमिनियम है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 या अबव होता है, जो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मैं इसे मेल्ट करता हूँ तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जिससे हमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है वो ज़्यादा चले जाएगा बजाय मुझे प्रॉफिट के। सेकंड जो इसमें दिक्कत आई थी वो ये थी कि जो एल्युमिनियम है वो कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है, यानी कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव होने की वजह से हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए जो दो प्रॉब्लम है इसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्रायोलाइट का यूज़ किया। क्रायोलाइट यानी Na3Al(F6). इसका काम क्या है, रोल क्या है? इसका रोल है कि ये जो पूरा कंपोजिशन अगर हम इसे मिक्स करेंगे Al2O3 के साथ, तो पूरे कंपोजिशन का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होके 950 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है, यानी कि ईजिली हम इसे हीटिंग कर सकते हैं यहाँ तक। सेकेंड जो हमारे पास सेकेंड थी कंडक्टिविटी के, ये इस कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट का यूज़ क्या होता है। तो एक मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है और सेकंड इज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ये मेन है इसमें। तो इन्होंने क्या किया, सेकंड चीज़ ये देखी कि जो एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में था ये बैड कंडक्टर है, तो उसे लिक्विड स्टेट में चेंज कर दिया, जिससे वो थोड़ा बहुत गुड कंडक्टर बन जाए, हल्का सा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप था इसमें वो था फ्लोरस्पार यानी CaF2 का यूज़ करना। इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है यानी विस्कोसिटी को कम कर देता है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होगी, यानी लगभग दोनों का सेम रोल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना एंड मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना। अब इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं हम क्या होता है इसमें, कैसे कैसे लगाया उसने। सबसे पहले उसने आयरन टैंक ले लिया, ये एक आयरन टैंक लिया, इसके अंदर एक कार्बन की लाइनिंग कर दी, कार्बन पूरे इसमें कार्बन कार्बन लगा दिया। फिर जो कैथोड का काम करता है, यहाँ पे कार्बन कैथोड का काम करेगा। सेकंड है उसने क्या किया, इसके ऊपर से यहाँ से ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोड है फिट कर दिए। ग्रेफाइट का काम क्या है, ग्रेफाइट एनोड का काम करता है, ग्रेफाइट एनोड का काम करेगा और कार्बन लाइनिंग कैथोड का काम करती है। इसके बाद उसने मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट को इसमें फिल कर दिया। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा लिया है यहाँ पे देखते हैं, एक है क्रायोलाइट 85%, CaF2 5%, एल्युमिनियम जो हमने था वो 5% और AlF3 भी 5%। इसके बाद उसने क्या किया, वर्किंग क्या की, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी एल्युमिनियम कन्वर्ट हो जाएगा Al3+ में और O2- में। तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज है तो इसमें पॉजिटिव मूव करेगा, तो Al3+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कहाँ चला गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया कैथोड में। तो कैथोड में हम ये बॉटम में है, ये हम इसे बॉटम से रिसीव कर लेते। तो इस तरीके से देखिए ये दिखाया हुआ, यहाँ से हम मोल्टन Al को रिसीव कर सकते हैं क्योंकि ये कार्बन लाइनिंग है, तो यहाँ पे हम नीचे रिसीव कर सकते हैं। सेकंड जो स्टेप है इसका वो है एनोड। अब एनोड में क्या होता है कि जो O2- कही है, ये O2- इस कार्बन के साथ कंबाइंड होके CO गैस बना लेती है और ये जो 2- है ये 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकल जाता है। यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है तो CO2 बनता है, कम है तो CO बनता है। तो फाइनल रिएक्शन जो होती है वो है Al2O3 कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है, CO अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास मोल्टन Al ऑब्टेन्ड हो गया, जो कि लगभग 98 से 99% तक
प्योर होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि 100% प्योर हो। तो उसके लिए हम एक और स्टेप करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। लेकिन एक स्टेप और था इसमें कि हम उसके ऊपर से कोक लगा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें एक कोक की लेयर लगा दी ऊपर से। ये है जो ये कोक की लेयर ऊपर से लगा दी, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंदर ही रहे, यानी हीट अंदर ही रहे, हीट बाहर एस्केप ना हो। तो रोल ऑफ कोक क्या है, ताकि कोक क्योंकि इंसुलेटर का काम करेगा, तो यहाँ से हीट एस्केप नहीं हो सकती। तो हीट को रोकने के लिए हम कोक को टॉप लेयर में लगा देते हैं। ये पूरा जो टॉप लेयर कवर कर दिया हमने वो कोक से कर देते हैं। अब लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एल्युमिनियम के लिए किस नाम से जाना जाता है, दैट इज हुप्स प्रोसेस। हुप्स, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये विलियम हुप्स अमेरिकन केमिस्ट था 1925 में। इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था या ये प्रोसीजर बताई थी, और इससे लगभग 99.99% प्योर एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड होता है। अब इसको कैसे है देखें, सेम प्रोसेस किया जैसे हेल होलार्ट ने किया था, बस उसने एक चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, उसने देखा कि जो ग्रेफाइट है उसको उसने किससे कनेक्ट कर दिया, एनोड से। यानी सॉरी, ये माइनस चार्ज है, माइनस मीन्स कैथोड, यानी ग्रेफाइट का उसने कैथोड बना दिया, ग्रेफाइट को उसने बना दिया कैथोड। और जो कार्बन की लेयर है, कार्बन की लेयर यहाँ पे काम करेगी किसका, एनोड का। जो कार्बन की लेयर है, सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना है, सेम जैसे उसने किया था हुप्स ने, सॉरी हेल होलार्ट ने किया था, वही सेम किया, लेकिन उसने चेंज कर दिया चीज़ें। जहाँ पे माइनस चार्ज था वहाँ प्लस कर दिया, जहाँ प्लस था वो माइनस कर दिया। ऐसा क्यों किया उसे अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये डेंसिटी पे बेस्ड है, यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बॉटम में, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो टॉप में जाएगा, मीडियम वाले बीच में रहेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं अब। जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बनता है। इसमें क्या हुआ कि जो एनोड है, दैट इज एनोड की जगह पे यहाँ पे कैथोड है, कैथोड ग्रेफाइट का है, और एनोड दैट इज एनोड है जो आपका वो कार्बन का बनता है। एनोड कार्बन का है और कैथोड ग्रेफाइट का है। थोड़ा उसने चेंज कर दिया था उससे पहले वाले को। उसको उसने क्या किया, आयरन, ये आयरन का ही लिया है, आयरन का है, या आप स्टील का कैसे भी आप एपरेटस ले सकते हो। इस एपरेटस के बाहर उसने क्या किया, कार्बन लाइनिंग कर दी। कार्बन लाइनिंग यहाँ पे किसका काम करेगी इस समय, कार्बन लाइनिंग काम करेगी एनोड का। इसके बाद उसने क्या किया कि सबसे लास्ट में मोल्टन Al और Cu रखती है। मोल्टन Al और Cu, उसका काम क्या है, हमने कॉपर को क्यों लिया यहाँ पे, मेल्ट कॉपर को। क्वेश्चन ये आता है कि मेल्ट कॉपर हमने यूज़ क्यों किया। कॉपर का रोल क्या है, जो मोल्टन Al और मेल्ट कॉपर है ये डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे कहाँ चले जाएगा, बॉटम में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मोल्टन Al के साथ कॉपर को यूज़ किया है डेंसिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो इसमें बॉटम लेयर के बाद मिडिल लेयर है, उसमें फ्लोराइड लेयर लगते हैं, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड में हम कौन सा लेंगे, देखो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है दैट इज़ क्रायोलाइट एंड BaF2। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने CaF2 लिया था, अब BaF2 क्यों लिया। तो सबसे पहले वही काम है इसका, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ये रोल है क्रायोलाइट का। BaF2 हमने यूज़ क्यों किया CaF2 की जगह पे, क्योंकि BaF2 की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अभी हमने कहा था कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डेंसिटी पे बेस्ड है। तो डेंसिटी BaF2 की ज़्यादा होती है, इसीलिए वो मीडियम में रहेगा, अगर कम होगी तो टॉप में चले जाएगा। तो इसीलिए
हमने BaF2 को यूज़ किया इन प्लेस ऑफ CaF2। और फ्लोराइड का काम होता है फ्लूइडिटी को बढ़ाना, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आसान करना। उतनी जल्दी क्योंकि जितना विस्कोसिटी कम होगी यानी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, उतना आयंस जल्दी मूव करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, आयंस ज़्यादा स्पीडली मूव करेंगे। तो इसके बाद वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या होता है कि जो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या होगा, जो एल्युमिनियम है ये मूव करेगा अपवर्ड्स, यानी कैथोड की तरफ। इसीलिए हमने कैथोड को ऊपर रखा था। यही कॉन्सेप्ट था कि हमने कैथोड को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि वहाँ पे Al3+ जो हमने मोल्टन एल्युमिनियम रखा था वो अब ऊपर की तरफ जाएगा, टॉप लेयर में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक तो डेंसिटी कम होती है और दूसरा वो प्लस से माइनस की, तो एल्युमिनियम है जो वो टॉप लेयर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? एक ये देखिए, इसके ग्राफ उससे समझाते हैं। ये आपका माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब कैथोड, इसीलिए हमने इसे कैथोड को यहाँ ऊपर रखा ताकि जो एल्युमिनियम नीचे से ऊपर मूव करेगा, टॉप लेयर की तरफ मूव करेगा। जितना भी Al3+ है ये टॉप लेयर में जाएगा इस तरीके से। तो ये सेपरेट लेयर एक टॉप लेयर बना लेता है। तो एल्युमिनियम ऊपर लेयर में आ जाता है, जिसको हम अलग से सेपरेट करके कलेक्ट कर लेते हैं। एल्युमिनियम की डेंसिटी सबसे कम होती है इनमें से, इसीलिए टॉप लेयर में जाता है। दूसरा रीज़न क्या है कि जो प्लस चार्ज है उसे माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए हमने इसे माइनस किया था। यही रीज़न था कि जो माइनस हमने यहाँ पे टॉप में दिखाया है, ये क्या करेगा, जो प्लस एल्युमिनियम है उसे अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए एल्युमिनियम जो प्योर एल्युमिनियम है ये टॉप लेयर में चले जाएगा और यहाँ से हम इसे रिसीव कर लेंगे। तो ये लॉजिक है इसका। तो इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं अब हम कि जो आपके कैथोड में रिएक्शन होती है, कैथोड क्या करता है, Al3+ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Al बन जाता है। तो यहाँ पे कैथोड में ही एल्युमिनियम डिपॉजिट होता रहता है। जो एनोड है वहाँ से एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Al3+ बन जाता है। तो एल्युमिनियम जो एनोड है वो Al3+ बनाएगा एनोड में और कैथोड में डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती जाती है। यहाँ से हमें जो ओवरऑल रिएक्शन है Al + Al3+ गिव्स Al + Al3+। तो जो एक टॉप लेयर है वहाँ पे हमें प्योर एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड होता है, लगभग 99.99%। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चंस है कि एल्युमिनियम का सबसे मेन ओर कौन सा होता है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि एबंडेंट कितनी पोजीशन में एल्युमिनियम यूज़ होता है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि इम्प्योरिटी के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी इम्प्योरिटी किस प्रोसेस में यूज़ होती है या कौन सा सॉल्वेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस इसमें से आता है दैट इज़ हॉल जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का नाम बताइए क्या होता है। इसमें क्रायोलाइट का और फ्लोरोस्फार का रोल क्या होता है और जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है उस प्रोसेस का नाम बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देखना है, पढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।